सुप्रभात, नमस्कार, बंदन बच्चों। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का शीत युद्ध का दौर का ये पार्ट 2 है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस का पढ़ने वाले हैं और हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं बच्चों ट्रूमैन सिद्धांत से। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, ट्रूमैन सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध के सभी नियमों के उल्लंघन करते हुए 1947 में यूनान के गृह युद्ध में हस्तक्षेप किया। देखिए, इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमेशा जब कोई दो देश युद्ध कर रहा होता है उसमें हस्तक्षेप करता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा था सीमा विवाद को लेकर के, तो या आतंकवाद को लेकर के। तो अभी देखिए कि पाकिस्तान का सपोर्ट में अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप आ गया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हजारों अरब डॉलर जो है सहायता दे दिया। तो कहीं ना कहीं गृह युद्ध में क्या किया, ये हस्तक्षेप किया। उसी तरह यूनान के भी गृह युद्ध में इन्होंने हस्तक्षेप किया था। इस हस्तक्षेप के को जायज ठहराते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 12 मार्च 1947 को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए यहाँ पर देखिए करते हुए अपना पक्ष स्पष्ट किया कि यूनान एवं टर्की में साम्यवादी के नेतृत्व में लड़े जा रहे गृह युद्ध। देखिए वहां पर लड़ाई किस चीज की थी, तो यहाँ साम्यवाद। अब साम्यवाद बच्चों वैसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सीधा सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, उसमें जो है आप अपने मन मर्जी से कोई भी संसाधन को निकाल नहीं सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसी चीज को लेकर यूनान और टर्की में जो है लड़ाई चल रही थी, यानी गृह युद्ध चल रहा था। अब इसी को दमन करने के लिए, यानी दमन मतलब होता है समाप्त करने के लिए, इन देशों को वित्तीय सहायता देने हेतु यानी लड़ाई को समाप्त करना है, साम्यवादी की झगड़ा को समाप्त करना है और उसे जो है फाइनेंशियल हेल्प देना है। यानी कहने का मतलब है वित्तीय सहायता देने हेतु जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया उसी को ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। इसी को जो है ट्रूमैन सिद्धांत कहते हैं। ट्रूमैन सिद्धांत को उचित ठहराते हुए देखिए यहाँ ये बोल रहा है कि ठीक है, साम्यवादी को समाप्त करो, मैं आप सभी को वित्तीय सहायता देता हूँ और आप अपना आर्थिक विकास करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को यानी आधारभूत संरचना को रिकंस्ट्रक्शन करें, दोबारा से निर्मित करें, है ना। और तर्क दिया, यही तर्क दिया कि आपको मैं वित्तीय सहायता दूंगा। और साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए देखिए यहाँ पर कुल मिला के अमेरिका का जो विचार था कि कहीं ना कहीं साम्यवादी का प्रसार होगा, उसको रोकना है। ठीक है, हम अगर पश्चिमी यूरोप के, यानी आपको मैंने बताया था कि मान लो यूरोप है, यूरोप का ये जो साइड है इसको हम लोग बोलेंगे पश्चिमी यूरोप। क्या बोलेंगे? पश्चिमी यूरोप। और इसको बोलेंगे पूर्वी यूरोप। तो अमेरिका वाला जो है कि पश्चिमी यूरोप को साम्यवादी से रोकने के लिए जो है वो वित्तीय सहायता देता है। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका को कहीं भी हस्तक्षेप का अधिकार है। ये बोल रहा है कि हमें जो है कहीं भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, कहीं भी साम्यवादी का अगर झगड़ा हो रहा हो तो मैं उसमें हस्तक्षेप करके उस देश को फाइनेंशियल सपोर्ट करूंगा और उसे पूंजीवादी की ओर लेकर आऊंगा। ये अमेरिका का विचार था, यही जो है क्या है, ट्रूमैन सिद्धांत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं फुलटन भाषण। देखिए फुलटन भाषण क्या है, हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो फुलटन भाषण ही पढ़ने वाले हैं। अब ये जो है फुलटन भाषण जो है क्या है, फुलटन भाषण है क्या, बोला कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन की उपस्थिति में। देखिए क्या बोल रहा है, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री। अब ब्रिटिश कुल मिलाकर के अगर आप बात करेंगे कि ब्रिटिश जो है वो कहीं ना कहीं पश्चिमी यूरोप से ही बिलोंग करता था और पश्चिमी यूरोप के जितनी भी देश था वो नाटो कहिए या पश्चिमी गठबंधन कहिए या कहिए पूंजीवादी में, ठीक है ना, वो विश्वास करता था। और बोल रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन किसके साथ, ट्रूमैन की उपस्थिति में सोवियत संघ के विरुद्ध में, देखिए कुल मिलाकर के पश्चिमी गठबंधन हो चाहे पूंजीवादी हो,
ये जो है सोवियत संघ के विरुद्ध में 5 मार्च 1946 को दिया गया भाषण। कब दिया गया था भाषण? आपसे ये पूछ सकता है कि फुलटन भाषण कब दी गई थी? तो 5 मार्च 1946 को। किसके विरुद्ध में? तो सोवियत संघ के विरुद्ध में। ठीक है, इसी को फुलटन भाषण कहा गया। कौन दिया था भाषण? तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा। अब यहाँ पर देख, फुलटन भाषण में चर्चिल ने सोवियत संघ को आलोचना करते हुए कहा था कि बाल्टिक में अस्टेनिन से लेकर एड्रियाटिक तक में एक लौह आवरण छा गया है। देखिए, लौह आवरण को आपको समझना होगा, ये भी एक आपको टॉपिक पढ़ना है कि लौह आवरण क्या है। तो लौह आवरण का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये भारत है, अब भारत में जो भी घटनाएं होती हैं, आपको पाकिस्तान में वो सूचना नहीं जाना चाहिए, या बाहर की सूचनाएं जो है भारत के अंदर नहीं आना चाहिए। तो इस तरह की परिस्थिति को ही लौह आवरण कहा जाता है। ये समझना है कि एक देश की घटना का समाचार दूसरे देश में नहीं जाना चाहिए, और दूसरा देश की जो भी घटनाएं होती हैं हमारे देश में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो इस परिस्थिति को ही जो है लौह आवरण कहा जाता है, ये समझना है। आगे हम लोग चलेंगे। सोवियत क्षेत्र में बसने वाली जनता ने केवल सोवियत प्रभाव में है, अपितु सोवियत नियंत्रण में। जो सोवियत संघ के प्रभाव में आ गया, नहीं साम्यवादी के प्रभाव में आ गया, तो वो सोवियत संघ के नियंत्रण में आ जाता है, उनके विचाराधीन हो जाता है। इसलिए स्वतंत्रता की दीप शिखा प्रज्वलन रखने एवं ईसाई सभ्यता की सुरक्षा, देखिए यहाँ पर किस चीज की बात किया जा रहा है? ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए एक आंग्ल अमेरिकी गठबंधन की आवश्यकता है। ये कौन सोच रहा है? तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल सोच रहा है कि हमारा धर्म की क्या होना चाहिए? रक्षा होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए। इसके लिए एक गठबंधन की जरूरत है, आंग्ल अमेरिकी गठबंधन। किसके साथ? तो सोवियत संघ के साथ। चलिए, ये फुलटन समझ में आ गया। अब आगे आते हैं हम लोग, मार्शल योजना में आते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए मार्शल योजना क्या है, बोला कि ट्रूमैन कौन है? तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे उस वक्त, ठीक है ना, 1945-47 के बीच में। तो ट्रूमैन ने यह महसूस किया कि साम्यवाद तभी फैलता है जब लोग गरीब और पीड़ित होते हैं। आप देख सकते हैं कि भारत भी कहीं ना कहीं सोवियत संघ से प्रभावित था, और 1991 से पहले भारत भी एक समाजवादी देश था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि साम्यवाद यानी समाजवादी फैलता है, यानी तभी फैलता है जब लोग गरीब और पीड़ित होते हैं। दूसरे पर सहायता यानी सरकार पर डिपेंड हो जाते हैं, सरकार हमको देगा तो हम जो है अपनी आजीविका को चलाएंगे। आर्थिक सहायता द्वारा, अब अमेरिका का क्या सोच था, यानी मार्शल का क्या सोच था कि आर्थिक सहायता द्वारा दुर्बल वर्ग को समृद्ध कर इसे रोका जा सकता है। साम्यवाद को कैसे रोका जा सकता है? तो गरीबों को आर्थिक सहायता दीजिए, और उसे जो है अपना स्वयं रोजगार करने के लिए जब हम आर्थिक सहायता देंगे, पैसा देंगे, वो समृद्ध हो जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं जो है गरीबी और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, और इस तरह जो है वो लोग पूंजीवादी में आ जाएंगे। ये विचार था। अब 1947 में अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने यूरोप में अरबों डॉलर सहायता देने की योजना बनाई। देखिए कौन देख रहे हैं, 1947 में जो है अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर सहायता देने की योजना बनाई कि युद्ध में प्रभावी क्षतिपूर्ति हो। जैसे 1945 में आप सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ था, जिसमें काफी जो है पश्चिमी यूरोप के जो देश है नुकसान हुआ था, है ना। तो उस नुकसान को क्षतिपूर्ति के लिए, या कहिए कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए, पुनर्निर्माण के लिए जो है अमेरिका जो है अरबों डॉलर जो है योजना देने की प्लान बनाई। कौन? अमेरिका के विदेश सचिव मार्शल। उनका विचार था कि ऐसी सहायता नहीं करने से वैसे सभी देश के आर्थिक रूप से एकदम कमजोर हो गए हैं। अब यहाँ कहता है कि सोवियत संघ में मिल जाएंगे, अगर हम लोग सहायता नहीं करेंगे पश्चिमी यूरोप वाले को, तो उसको तो आर्थिक सहायता की जरूरत है। अगर अमेरिका जो है पश्चिमी वाले को सहायता नहीं करेगा,
तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ जो है आकर के कहीं इसको आर्थिक सहायता दे दिया, तो फिर कहीं ना कहीं जो है सोवियत संघ में पश्चिमी यूरोप के देश मिल जाएंगे। इसीलिए अमेरिका चालाकी दिखाते हुए उनका विदेश सचिव मार्शल जो है पश्चिमी यूरोप के देशों को जो है आर्थिक सहायता देने का काम किया। ठीक है, अब बोल रहे उनका विचार था कि ऐसी सहायता नहीं करने से वैसे सभी देश आर्थिक रूप से एकदम कमजोर हो जाएंगे, सोवियत संघ में मिल जाएंगे। इसे ही मार्शल योजना कहते हैं। क्लियर हो गया है? अब आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं मोलोटो योजना। अब कहाँ रुकने वाला था सोवियत संघ? देखा कि अमेरिका जो है मार्शल योजना निकाला है, पश्चिमी यूरोप को सहायता दे रहा है आर्थिक रूप से, और उसे कहीं ना कहीं जो है समाजवादी से उभार रहा है, गरीबी से उभार रहा है ना, पीड़ित लोगों को मदद कर रहा है। तो अमेरिका के यहाँ पर देख सकते हैं अमेरिका के मार्शल योजना के प्रत्युत्तर में सोवियत विदेश मंत्री मोलोटोव, देखिए सोवियत संघ के विदेश मंत्री जो है मोलोटोव ने योजना बनाई कि पूर्वी यूरोप के देशों को वित्तीय सहायता देकर यानी फाइनेंशियल सपोर्ट करके उनका आर्थिक पुनरुद्धार किया जाए। इसे ही मोलोटोव योजना कहा जाता है, इसे ही मोलोटोव योजना कहा जाता है। जिस तरह जो है अमेरिका पश्चिमी देशों को सहायता किया, अब सोवियत संघ का करेगा पूर्वी यूरोप वाले को सहायता करेगा। इसको कहा गया मार्शल योजना, इधर वाले को कहा जाएगा मोलोटोव योजना। क्लियर? अब आगे आते हैं हम लोग कि लॉ ऑरन क्या है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑरन बोला कि स्टालिन ने सोवियत संघ में ऐसा कठोर नियंत्रण स्थापित किया था कि देश में बाहरी समाचारों को प्रवेश या देश के समाचारों को बाहर, देखिए देश के समाचार को बाहर जाना असंभव था। इसे ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने लॉ ऑरन कहा है। अब लॉ ऑरन का उपाधि कौन दिया, तो आपको ये भी याद रखना है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल। लॉ ऑरन क्या है, तो बोल रहा है कि बाहरी समाचारों को प्रवेश और देश के समाचारों को बाहर जाना असंभव, तो इस तरह की परिस्थिति को ही लॉ ऑरन कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दो शक्ति गुटों का उदय कैसे हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका ये पहला गुट है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है पहला गुट है, सोवियत संघ दूसरा गुट है आपका, है ना। विश्व के दो विभिन्न भागों में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने लगे। दोनों जो है पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों अपना अपना जो है आर्थिक सहायता देकर के, हथियार देकर के, सैनिक सुरक्षा देकर के कहीं ना कहीं जो है अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने लगे थे। विश्व स्पष्ट रूप से दो गुट में बट गया था, पूंजीवादी और साम्यवादी। दो ही तरह का जो है विकास का मॉडल था, पूंजीवादी और साम्यवादी। प्रत्येक राज्य यहाँ देख सकते हैं कि प्रत्येक राज्य संधि एवं समझौते के माध्यम से यह रास्ता अपना रहा था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़े रहे। क्या बोलता है कि किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो चाहे सोवियत संघ हो, किसी एक के साथ क्या करना है, जुड़े रहने से बाहरी जो है आक्रमण से वो बचे रहेंगे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। देखिए अगर कोई अमेरिका में मिलता है तो वो उस पर जो है सोवियत संघ आक्रमण नहीं कर सकता है। अगर कोई सोवियत संघ में सम्मिलित है तो वो अमेरिका हमला नहीं कर सकता। इसलिए दोनों महाशक्ति गुट में एक में से शामिल होना पड़ेगा। अब बोला कि शीत युद्ध के दौरान यूरोप दो प्रतिद्वंदी गठबंधनों में बट गया, एक था नाटो और एक था वर्षा। ठीक है, अब आगे हम लोग देख सकते हैं इस ग्राफ के माध्यम से, समझिए कि जितना भी कलरफुल आपको नजर आ रहा है, ये सब जो है जो है जितना भी कलरफुल नजर आ रहा है सब जो है इधर वाला जो है वो अमेरिका में शामिल है, इधर वाले जो हैं अमेरिका में शामिल है और इधर जो है सोवियत संघ में सम्मिलित है, सोवियत। तो कहीं ना कहीं जो है इधर हम लोग बोलेंगे पूर्वी यूरोप और इधर बोलेंगे पश्चिमी
यूरोप। तो पश्चिमी यूरोप देखिए कितना है, और इधर जो है पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप जो है सोवियत संघ से मिला हुआ है, और पश्चिमी यूरोप जो है अमेरिका के विचारधारा से प्रभावित है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो है परस्पर विरोधी गुटों के छोटे देशों को पड़ोसी या प्रतिद्वंदी देशों के विरुद्ध में महाशक्तियों द्वारा आर्थिक सहायता, हथियार और सुरक्षा का वचन मिला हुआ था। देखिए दोनों महाशक्ति क्या कर रहा था कि छोटे और कमजोर देशों को कहीं ना कहीं आर्थिक लालसा, हथियार की लालसा, सुरक्षा का वचन दे रहा था कि मेरे पास मिल जाओ, मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन करूंगा। लेकिन स्वार्थ भी था। महाशक्तियों का स्वार्थ क्या था कि उस छोटे देश में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, पेट्रोलियम है, गैस है, कोयला है, उसका हम उत्खनन करेंगे, उसका हम प्रयोग करेंगे और अपना सैनिक का ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। अब यहाँ पर यह गुट विभाजन सबसे जो है पहले यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश अमेरिका के साथ जुड़े। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पश्चिमी यूरोप, जैसे भी हम लोग बोल रहे हैं कि पश्चिमी यूरोप का बात कर रहे हैं, तो ये जो है आपका पश्चिमी यूरोप जो है, ये जो है पश्चिमी यूरोप, ये इसको बोल रहे हैं हम लोग पश्चिमी यूरोप, ये अधिकांश जो है अमेरिका के साथ जुड़ गया। ठीक है ना, यही कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आर्थिक सपोर्ट दिया। ठीक है, यह गुट जो है विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ, और पश्चिमी यूरोप जो अधिकांश देश अमेरिका के साथ जुड़े, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के खेमा में शामिल हो गया। इसलिए ये गठबंधन पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन कहा जाता है। जो है पश्चिमी यूरोप जो है अगर अमेरिका में मिला है ना, अमेरिका में, तो इस गठबंधन को कहा गया पश्चिमी गठबंधन कहा गया। और पूर्वी यूरोप वाले जो है सोवियत संघ में मिला, इसलिए इसको पूर्वी गठबंधन के नाम से जाना जाता है। ये भी जान लेना, पूर्वी गठबंधन। ठीक है, पूर्वी गठबंधन। अब आइए यहाँ बोलता है कि पश्चिमी गठबंधन ने अपने प्रभाव विस्तार करने के उद्देश्य से अपने संगठन के रूप में दिया, उसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है, यानी बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नाटो कहा जा रहा है। अब नाटो की स्थापना जो है बच्चों 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि नाटो की स्थापना जो है अप्रैल 1949 में हुई, जिसमें 12 देश शामिल था। नाटो में ये अमेरिका का संगठन है, और अमेरिका के संगठन में यूरोप के कितने देश शामिल थे, 12 देश। पढ़ाई की दूसरा, इस संगठन की घोषणा संगठन में शामिल देश में से किसी एक पर भी हमला होती, बोलता है कि अगर किसी एक देश पर अगर हमला होता है तो पूरा संगठन सोच लेगा कि मेरे पर हमला हो रहा है ना, अपने ऊपर हमला मानेंगे और दूसरे की मदद करेंगे। जहां 12 देश में से किसी एक देश पर जो अगर हमला होता है तो पूरा नाटो में 12 देश जो है उस पर हमला करेंगे। ऐसा यूनिटी था, ऐसा एकता था इस नाटो संगठन में। और नाटो में शामिल कई यूरोप में मुकाबला करने के उद्देश्य से इसी तर्ज पर अब कहाँ रुकने वाला था सोवियत संघ भी एक गठबंधन बनाया 1955 में, यानी 14 मई 1955 को जो है पूर्वी गठबंधन सोवियत संघ के नेतृत्व में वर्सा पैक्ट। देखिए यहाँ पर जो है सोवियत संघ एक संगठन बनाया, हालांकि लेट में बनाया, नाटो बहुत पहले बना चुका था, 4 अप्रैल 1949 को ही बना चुका था। और सोवियत संघ जो है अपने जो है पूर्वी संगठन जो है या गठबंधन जो है वो बनाया, जिसका नाम है वर्सा पैक्ट। ठीक है, की स्थापना की
इस प्रकार जो है द्वितीय विश्व के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में द्विध्रुवीयता की स्थापना हो गया। दो तरह का जो है संगठन बना, एक नाटो 4 अप्रैल 1949 और एक है बरसा जो है कि 14 मई 1955 को बना। तो इस तरह जो है दो ध्रुवीयता कब जो है स्थापना हो गया। बोल रहा है कि महाशक्तियों ने देशों को अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए शक्ति का प्रयोग भी किया। अगर जो कमजोर देश या जो ब्रिटेन से या फ्रांस से आजाद होकर के आ रहा था, अगर वैसे देश अगर महाशक्ति में नहीं शामिल हो रहा था तो उस पर दबाव भी दिया जाता था, और जो नहीं मानता था उस पर सख्ती से पेश आता था। अब आगे देखिए, बोलता है कि सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपनी दबदबा कायम किया। देखिए सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप, तो पूर्वी यूरोप किसको बोल रहे हैं, इधर वाले को, यूरोप का जो है इस भाग को जो है पूर्वी कहा जा रहा है। तो पूर्वी यूरोप में जो है किसका दबदबा है, तो सोवियत संघ का। ठीक है, सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपना दबदबा कायम किया। तो अमेरिका ने पूर्वी एवं दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया के गठबंधन की स्थापना की। देखिए अमेरिका सीधा कहाँ गया, एशिया में, और किस तरह के एशिया में, पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना जो है पैठ बैठाने लगा। क्यों, क्योंकि सब पूंजीवादी अपनाए और मेरा वर्चस्व हो पूरी दुनिया में, हम जो बोलेंगे वही होगा। अब यहाँ देखिए 1954 में दक्षिण पूर्व एशिया में एक संधि संगठन हुआ, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सीटो के नाम से जाना जाता है। 1954 में, ये याद रखना, ये सब हमेशा ऑब्जेक्टिव वगैरह इंटीरियर क्वेश्चन पूछता है। अब है कि 1955 में बगदाद पैक्ट किया, जो 1959 में इससे इराक के निकल जाने से केंद्रीय संधि संगठन, ठीक है, केंद्रीय संधि संगठन सेंट्रल ट्रीटी बोल रहा है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो कहलाया, है ना, सीटो कहलाने लगा, सेंटो कहलाने लगा। ठीक है, ये याद रखो। कब, जब बगदाद पैक्ट हुआ, या कहिए कि यहाँ से निकल गया एक देश, कौन, इराक निकल जाता है इस संगठन से, तब से वो सेंटो कहलाने लगता है। इसके जवाब में सोवियत संघ और साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र की उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया तथा इसके साथ संबंध मजबूत किए। देख रहा ना, किन किन देशों के साथ जो है अमेरिका जो है अपना संबंध को मजबूत कर रहा है। अब आगे देखिए, यहाँ पर कहता है कि विश्व के दो गुट बट जाने से ब्रिटेन, फ्रांस के औपचारिक शासन से मुक्त नए स्वतंत्र राष्ट्रों को यह भय होने लगा कि कहीं वे फिर अपनी स्वतंत्रता खो ना दे, और दूसरी तरफ दोनों गुटों के भीतर दरारें उत्पन्न होने लगे। देखिए जो है ब्रिटेन और फ्रांस जो है ना, दुनिया के लमसम 100 देशों को गुलाम बना रखा था। अपने औपनिवेशिक का मतलब ही होता है गुलाम बनाना। ठीक है, तो उससे जो आजाद हो रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो वो जो छोटे और नौ स्वतंत्र देश जो था, वो दो महाशक्तियों को किसी ना किसी एक के तरफ जो है अपना सपोर्ट के लिए जुड़ रहा था। अब यह है कि जनरल, देखिए जनरल द गॉल के नेतृत्व में फ्रांस ने यह मांग की कि यूरोप का नेतृत्व किया, यूरोपियन राष्ट्र के हाथ में होना चाहिए। जो यूरोप का नेतृत्व कर रहा है, ठीक है, उसको यूरोपियन ही नेतृत्व करेगा, ना कि अमेरिका करेगा या नाटो करेगा। उसने फ्रांसीसी भूमि नाटो के अड्डों से मुक्त कराने की मांग कर दी। देख रहे हैं ना, यहाँ पर बोल रहा है नाटो के अड्डों से मुक्त कराने की मांग। कहीं ना कहीं नाटो भी पैसा तो दे रहा था, आर्थिक सहायता भी कर रहा था, सैनिक सुरक्षा भी दे रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिमी यूरोप को शोषण भी कर रहा था। तो फ्रांस ने उसने जो है फ्रांस भूमि को नाटो के अड्डों से मुक्त कराने की मांग कर दी। दूसरी तरफ चीन और सोवियत संघ में भी अनबन हो गई, आपस में झगड़ा हो गया। ठीक है, चीन और सोवियत संघ में आपस में बनने नहीं लगा। चीन सोवियत गुट से बाहर हो गया। देख रहे हैं ना, चीन भी अपने आप को कम नहीं समझ रहा है। चीन का किया, सोवियत संघ से अपने आप को अलग, अब हम साम्यवादी नहीं अपनाएंगे। इसी दौर में गुट निरपेक्ष आंदोलन, देखिए गुट निरपेक्ष भी आपको समझना है। अब गुट निरपेक्ष क्या है कि जब
नए नए जैसा कि हम लोग ब्रिटेन और फ्रांस की बात किए, वहां से आजाद होकर के नौ स्वतंत्र देश आ रहे थे, उन देशों को इन्होंने समझाया, गुटनिरपेक्ष ने समझाया, और इसमें विशेष रूप से भारत नेतृत्व कर रहा था गुटनिरपेक्ष का। ये जो है वे महाशक्तियों से मिलने से रोका, ना कि तुम जाओ पूंजीवादी की ओर, ना ही साम्यवादी की ओर। एक अलग हम लोग एक मॉडल तैयार करके लाएंगे जिसका नाम होगा मिश्रित। क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये किसका जो है नेतृत्व था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। ठीक है, आगे भी गुटनिरपेक्ष हम हालांकि हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जिसने नए स्वतंत्र राष्ट्रों को गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। देखिए गुटनिरपेक्ष का क्या बोल रहा है कि गुट में आप तो लोग शामिल नहीं हो, ठीक है ना, यानी गुटबाजी से अलग रखने की कोशिश किया, जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब आगे यहाँ देखिए, महाशक्ति अपने अस्त्र शस्त्र और सेना के बल पर इतनी शक्तिशाली थी कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप अधिकांश छोटे देशों की सम्मिलित शक्ति भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकती थी। फिर भी महाशक्तियों को बोला कि गुट बनाने की जरूरत पड़ी। इतना बड़ा महाशक्ति होने के बाद भी क्या है, उसे जो है गुट बनाने की जरूरत पड़ रही थी कि अगर हम लोग गुट नहीं बनाएंगे तो हमारे साथ जुड़ेगा नहीं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, कहता है कि छोटे देश कुछ महत्वपूर्ण कारणों से महाशक्तियों के साथ जो है जुड़ रहा था। पहला है खनिज तेल, देखें खनिज तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रति की प्राप्ति। देखिए महाशक्ति भी चाह रहा था कि छोटे देशों के पास जो प्राकृतिक संसाधन है उसका हम उपयोग करें, ठीक है, आसानी से हमको मिल जाएगा। अब यहाँ दूसरा पॉइंट कहता है कि भूभाग की जरूरत को पूर्ति, जहां महाशक्ति अपनी सेना और हथियार को संचालन कर सके। देखिए किस लालसा से जो है छोटे और कमजोर देशों को गुटों में शामिल कर रहा था, तो सेना और हथियार को जो है प्रशिक्षण देने के लिए, संचालन करने के लिए। तीसरा पॉइंट कहता है एक दूसरे की जासूसी हेतु, है ना, कि तुम सोवियत संघ, अमेरिका सोचता है सोवियत संघ का जितना भी मेन पॉइंट है हमको जासूसी करो, हमको बताओ कि कहाँ वो जो है सैनिक ठिकाना है उसका, है ना। तो एक दूसरे को जो है सैनिक ठिकाना जासूसी के लिए जो है गठबंधन या गुट बना रहा था। चौथा पॉइंट कहता है कि गठबंधन में शामिल छोटे छोटे देश महाशक्तियों के सैन्य खर्च वहन करने की सहायता हो सकता था। ये लोग जो है ना लालसा में आ गया, छोटे छोटे जो देश हैं, महाशक्ति बोल देता था कि मैं तुम्हें आर्थिक सहायता करूंगा, सैन्य खर्चा उठाऊंगा, है ना, बाहरी जो आक्रमण होगा उससे हम तुमको बचाएंगे। यही लालसा के कारण जो है छोटे और कमजोर देश जो हैं दोनों महाशक्तियों की ओर जुड़ रहा था। पांचवा पॉइंट कहता है कि छोटे राज्यों को महाशक्तियों अपने हथियार बेच सकता था। देखिए कितना बड़ा जो महाशक्ति था नहीं, अमेरिका और सोवियत संघ, ये क्या कर रहा था कि जो भी मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग होगा, जो भी नई नई चीजें हमारे देश में होगा, प्रोडक्शन होगा, हम उन छोटे देशों में जाकर के क्या करेंगे, अपने हथियार को बेचेंगे। अभी जैसे फ्रांस क्या कर रहा है, राइफल कहाँ से आया, इंडिया जो है राइफल जो खरीदा, है ना, राइफल कहाँ से खरीदा, तो फ्रांस से खरीदा। तो कहीं ना कहीं फ्रांस के लिए बाजार बना कि नहीं बना। अभी जितने भी हमारे यहाँ कल ही मोदी बोल रहे थे कि गणेश भगवान भी बन करके कहाँ से आ रहा है, विदेश से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग विदेशी हथियार को या विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करेंगे, हम यूज नहीं करेंगे। अब छठा पॉइंट है कि विचारधारा की लड़ाई में वैचारिक सहयोग की प्राप्ति हो। यहाँ जो है ना विचारधारा, कुल मिलाकर के जो है कि लोगों को विचार चाहिए। विचार किस तरह के कि हम अपने देश को किस मॉडल को लेकर चले कि मेरा विकास होगा। तो अमेरिका अगर अपना विचार व्यक्त करने में, प्रभावित करने में अगर सक्षम रहा तो पूंजीवादी, अगर सोवियत संघ अपने विचार को प्रभावित करने सका तो साम्यवादी अपना लेता था। तो ये कहानी था। अब आगे आइए, शीत युद्ध के दायरे का है। तो शीत युद्ध का जो दायरा है, पूरे विश्व में किन किन देश जो है शीत युद्ध से प्रभावित हुआ, है ना, उसके विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। ब्रेक्सिट युद्ध के दायरे से आशय ऐसे क्षेत्र से है जहां देशों के बीच संकट के अवसर आए
युद्ध हुए या युद्ध की संभावना बनी, लेकिन वहां जो है हद से ज्यादा नहीं बढ़ी, यानी जो है युद्ध की संभावना तो बनी, ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा नहीं बढ़ी। अब जिस सबसे ज्यादा है कोरिया, कोरिया के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देते हैं। अगर हम लोग कोरिया की बात करें तो कोरिया को जापान जापान जो है कोरिया पर 1910 से, है ना, 1910 से 1945 तक गुलाम किया हुआ था। जापान जो है कोरिया पर का किया था, गुलाम किया था, यानी कह सकते हैं कोरिया गुलाम था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रभावित था शीत युद्ध से। अब यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे बर्लिन। अब बर्लिन के बारे में अगर आपको बात करें तो बर्लिन की दीवार जो है 1961 से ही जो है स्टार्ट हो गया था, 13 अगस्त। अब बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में, आपको याद रखना है, ठीक है। बर्लिन एक जो है बड़ा शहर है जर्मनी का, या कह सकते हैं कि उसका एक राज्य होगा। उसके बाद जो है करीबन जो है बर्लिन में 150 किलोमीटर जो है दीवार बनाई गई थी। क्यों दीवार बनाई गई थी? तो पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप अलग हो गए थे, ठीक है, जिसके कारण जो है सोवियत संघ के द्वारा जो है बर्लिन की दीवार जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। अब कांगो, क्यूबा मिसाइल संकट अभी आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। 1961 में क्या किया था, या 62 में क्या किया था? क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में आया था। सोवियत संघ का किया था कि वहां पर जाकर के अपना मिसाइल रख दिया था और अमेरिका को निशाना बना रहा था, ठीक है ना। तो अमेरिका जो भी अगर गलत गतिविधि करता तो तुरंत जो है मिसाइल दाग देता। तो क्यूबा जो है एक्चुअली में अमेरिका पर वही पड़ता है, ठीक है, लेकिन जो है ये किससे ज्यादा प्रभावित था? तो सोवियत संघ से प्रभावित था। क्यूबा सोवियत संघ से प्रभावित था। अब आ गया ये वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे मामलों में आमने सामने की स्थिति थी। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में तो व्यापक जनहानि भी हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। यानी लड़ाई तो हुई लेकिन परमाणु का इस्तेमाल नहीं हुआ और शत्रुता विश्वव्यापी नहीं हो पाई। आगे देखिए बोलता है कि ऐसे संकटपूर्ण समय में गुटनिरपेक्ष देश, गुटनिरपेक्ष किसको कहा जा रहा है? तो गुटनिरपेक्ष ऐसे देश को कहा जा रहा है जो ना ही पूंजीवादी को अपनाया, ना ही जो है वो साम्यवादी को अपनाया। अच्छा, गुटनिरपेक्ष का उद्देश्य क्या था, यानी प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और सभी प्रकार की विदेशी दासता के खिलाफ जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, ये किसका उद्देश्य? तो गुटनिरपेक्ष। अच्छा, गुटनिरपेक्ष जो बना, हम लोग अगर गुटनिरपेक्ष की बात करते हैं तो 1 सितंबर 1961 में गुटनिरपेक्ष बनाया गया ताकि जो है अमेरिका और सोवियत संघ के प्रभाव से बचा जा सके, ठीक है, यही था। और ये संगठन जो है बेलग्रेड में बना था, यूगोस्लाविया में। ये याद रखना, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है गुटनिरपेक्ष से रिलेटेड। अब आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो है ऐसे संकटपूर्ण समय में गुटनिरपेक्ष देशों ने दो राज्यों के बीच तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष युद्ध को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। कौन? तो गुटनिरपेक्ष। बोला है कि युद्ध नहीं होने देंगे, ये गुटनिरपेक्ष का जो है मुख्य लक्ष्य था, उद्देश्य था। बोला उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, देखिए उत्तर और दक्षिण कोरिया में क्या हुआ? 1945, मान लीजिए कोरिया है, अभी कोरिया दो भाग में बटा, कोरिया जो है दो भाग में जो है कोरिया जो है दो भाग में बटा, एक उत्तर और एक दक्षिण। तो उत्तर भाग में जो है सोवियत संघ कब्जा कर लिया और दक्षिण कोरिया में जो है कोरिया ऊपर वाले को उत्तर, नॉर्थ बोलिए इसको, नॉर्थ कोरिया, और ये हो गया आपका साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में अमेरिका कब्जा कर लिया और नॉर्थ कोरिया में सोवियत संघ जो है कब्जा कर लिया, ठीक है। इसीलिए उत्तर और यहाँ पर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की बात किया जा रहा है कि बीच मध्यस्थता में गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांगो संकट के समय संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रमुख
मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अभी यहाँ पर जो है अमेरिका मध्यस्थता का किया। पूरा कोरिया में जापान का जो है शासन था। जब 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है हिरोशिमा और नागासाकी में जब परमाणु बम गिराया, उसके बाद जो है कोरिया में जो है ये दोनों कब्जा कर लिया, जापान को भगा दिया, आत्मसमर्पण कर दिया अमेरिका का आगे। तो नॉर्थ कोरिया जो है सोवियत संघ और साउथ कोरिया में जो है अमेरिका जो है कब्जा कर लिया। ठीक है, यही हो गया मध्यस्थता भूमिका निभाई। दोनों महाशक्ति समझ चुकी थी कि यह कि युद्ध को हर हाल में टालना जरूरी है। इसी समझ के कारण उन्होंने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेदारी का बर्ताव किया। फिर भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव बना रहा। फिर भी जो है यहाँ पर देखिए क्या कहता है, प्रतिद्वंदता की भावना समाप्त नहीं हुई। युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन आज भी कंपटीशन दोनों में बना हुआ है। दोनों ने भरपूर हथियार जमा किए, युद्ध के लिए लगातार तैयारी करते रहे, लेकिन दोनों तरफ हथियारों की जखीरा भी युद्ध को रोकता रहा। अगर हम लोग कहीं कोई एक गलती से, है ना, अगर परमाणु छोड़ देता है तो पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। ये डर तो था दोनों में। दोनों को यह संदेह था कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है ना। दोनों पक्षों में कोई भी दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता है, किसके पास अधिक है, तो अमेरिका के पास ज्यादा है। दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते थे, तो युद्ध हो सकता था। कोई सैनिक का दिमाग अगर फिर गया तो छोड़ देता, अब छोड़ देता तो कितना बड़ा नुकसान होता, दोनों तरफ से वार होना शुरू हो जाता। इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा, पूरी दुनिया समाप्त। यदि गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए या कोई सैनिक शरारत युद्ध करने के इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा, पूरी दुनिया खत्म। ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देश को कैसे पता चलेगा कि शत्रु का षड्यंत्र नहीं बल्कि दुर्घटना है, कैसे समझेगा। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ परमाणविक एवं अन्य हथियारों को सीमित और समाप्त करने का जो है आपस में जो है सहयोग करने का फैसला कर लिया। देखो अब जो है नियंत्रण करने लगा। अब नहीं, हथियार जो है नुकसानदेह है। पहले समझ में नहीं आ रहा था, अपना ताकत को बढ़ाने के लिए परमाणु बम तो बना लिया, लेकिन अब लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, परमाणु बम जो है सही नहीं है। ऐसे प्रयास की शुरुआत जो 1960 के दशक में शुरू हो गया कि नहीं, अब जो है परमाणु हो चाहे अणु हो, इसको नहीं बनाना है। और दोनों गुटों को सशस्त्र नियंत्रण हेतु सीमित परमाणु परीक्षण संधि जो है देखिए यहाँ पर एक परमाणु परीक्षण संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रेक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, कई गो संधि हुआ कि अब नहीं सशस्त्र को ना पूरी दुनिया में कोई देश को बनाने देना है, ना अब हम लोग बनाएंगे। पूरे आदि संधियों पर हस्ताक्षर किया कि अब नहीं बनाएंगे। इसके बाद भी महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए कई दौर की वार्ताएं की, यानी आपस में विचार विमर्श हुआ कि अब नहीं बनाना है, और हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियां की। ठीक है, अब नहीं बनेगा, कौन, तो हथियार। अब आगे देखते हैं हम लोग। बोला एक सशस्त्र नियंत्रण की संधि कौन कौन हुआ, तो यहाँ पर संधि से रिलेटेड जो है पूरा सीमित परमाणु परीक्षण संधि। इसमें क्या कहता है कि वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष तथा पानी के भीतर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ ने मॉस्को, अब मॉस्को कहाँ है ये हमेशा पूछता है, मॉस्को जो है सोवियत संघ की राजधानी हुआ करता है, रूस की राजधानी है। 5 अगस्त 1963 को जो हस्ताक्षर किया कि अब जो है ना वायुमंडल में, ना बाह्य अंतरिक्ष में, ना पानी में कहीं भी परमाणु हथियार का परीक्षण नहीं किया जाएगा, यानी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब दूसरा जो है संधि हुई वो है परमाणु अप्रसार संधि। बोला है कि इस संधि पर शक्ति संपन्न 5 देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ने 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, मॉस्को एवं लंदन में हस्ताक्षर किया कि अब जो है
इसका प्रसार नहीं होगा। यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति देता है। देखिए ये संधि जो है सिर्फ वह देश ही अणुपरमाणु रख सकता है जो सशक्त है, जैसे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, यही रख सकता है परमाणु हथियार। और बाकी देशों को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकती है। ये जो संधि है सिर्फ यही पांचों देश रख सकता है, बाकी कोई देश नहीं बना सकता है, ये संधि कहता है। इस संधि में उन देशों को परमाणु शक्ति संपन्न देश माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार के अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का नियंत्रण, निर्माण और विस्फोट किया। देखिए उस समय पाकिस्तान भी बना चुका था। 1967 से पहले की बात अगर कर रहा है तो पाकिस्तान भी परमाणु हथियार बना चुका था। अब अगर ऐसे में भारत को अगर कहेगा कि नहीं अब जो है 1967 के बाद जो है आपको हथियार नहीं बनाना है ना, इस परमाणु अप्रसार संधि के तहत जो है पूरी दुनिया का देश को अब परमाणु बनाने का कोई हक नहीं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तो बना चुका है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जब वार करेगा तो भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए उसके पास होना चाहिए ना हथियार। तो यही कारण है कि भारत जो है परमाणु अप्रसार संधि में हस्ताक्षर नहीं करता है। यह देखिए क्या कहता है, यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई और 75 में इसे अनिश्चित काल तक जो है बढ़ा दिया गया, लेकिन भारत इस संधि को नहीं मानता है। भारत फिर भी परमाणु बम बनाया, अगर नहीं बनाता तो पाकिस्तान तो ऐसी जीत जाता। तीसरा संधि कौन सा है, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। देखिए बात विचार होने लगी। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का पहला दौर नवंबर 1969 में प्रारंभ हुआ। सोवियत नेता लियोनिद ब्रेजनेव और अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने मॉस्को में यानी सोवियत संघ के ही राजधानी में 26 मई 1972 को निम्नलिखित समझौते पर हस्ताक्षर किए। पहला परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि, इस पर जो है ज्यादा निर्माण नहीं करना है। दूसरा सामरिक रूप से घातक हथियारों को परिसीमन के बारे में, जितना भी घातक हथियार है उसको नहीं बनाना है ना। ये 3 अक्टूबर 1973 से प्रभावी हो गया कि कोई नहीं बनाएगा। चौथा सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 2 हुआ। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता दूसरा दौर नवंबर 1972 में। ये देखिए ये हमेशा पूछ देता है कि सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 2 कब हुआ, 1972 में हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत नेता लियोनिद ब्रेजनेव के घातक हथियारों के परिसीमन से संबंधित संधि कब हुई, तो 18 जून 1979 को वियना के हस्ताक्षर में किया। ठीक है, अब यहाँ पर पांचवा कौन सी संधि हुई, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। ये संधि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग जानना चाहेंगे कि आखिर हम लोग संधि क्यों पढ़ रहे हैं, तो संधि इसलिए जरूरी है कि जो घातक हथियार है उससे बचा रह सके। ठीक है ना। अब यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर और सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने 31 जुलाई 1991 को सामरिक रूप से घातक हथियारों को परिसीमन और उनकी संख्या में कमी लाने से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किया। बोला कि अब जो है धीरे धीरे इसको डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है ना, परमाणु हथियार या एकदम खतरनाक या घातक हथियार नहीं रखना है। ये संधि 10 वर्षों के लिए की गई थी कि जितने भी बना हुआ है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 अप्रैल 2010 को अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा, रूसी राष्ट्रपति दामित्री मेदवेदेव ने एक नई स्टार्ट 1 संधि पर हस्ताक्षर किया और संधि का स्थान लिया। ठीक है, इस तरह जो है आपस में दोनों जो है संधि कर रहा है। दुआ और बाकी देशों को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये दोनों का मर्जी जो चीज है वही चीज करेगा, आपस में झगड़ेगा भी और इसका भुक्तभोगी छोटे और गरीब देश होंगे। अब यहाँ लास्ट जो है एक समझौता हुआ, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 2। अब यहाँ जो है सामरिक रूप से घातक हथियारों को समाप्त करने और उनकी संख्या में कमी करने से संबंधित इस संधि पर रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश
ने मॉस्को में 3 जनवरी 1993 को हस्ताक्षर किया। तो बच्चों जो है ये अभी तक जो हम लोग हस्ताक्षर की बात कर रहे थे या फिर सशस्त्र नियंत्रण संधि जो थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछेगा। आप पार्ट 3 में जो है हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आगे जो है हम लोग पार्ट 3 में जो है क्लियर पूरा चैप्टर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।